हाय, गुड मॉर्निंग। मैं रामहित आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिलियन चैप्टर के एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है आदर्श बिलियन एवं अनादर्श बिलियन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आदर्श बिलियन एवं अनादर्श बिलियन को। आदर्श बिलियन एवं अनादर्श बिलियन को समझने के लिए हमें आना चाहिए राउल्ट्स का नियम। तो आपने बैक क्लास में पढ़ा राउल्ट्स का नियम, रॉबल का नियम, इसी को आप कहते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में आपने पढ़ा कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अर्थात डेल पी बटा पी नोट बराबर होता है विलय के मोलन्स के। ये राउल्ट का नियम है। इसी नियम के जरिए आज हम लोग सीख पाएंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या होता है, इसके डेफिनेशन को देख पाएंगे और साथ ही साथ इस पर आंकिक प्रश्न को भी बना पाएंगे। आप इसी डेल पी बटा पी नोट को लिख सकते हैं पी नोट माइनस पी एस बटा पी नोट बराबर स्मॉल एम बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये विलय का मोलन्स हो गया, जबकि ये डेल पी का मान हो गया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है, इसको अब स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग आदर्श विलयन के ऊपर चलेंगे। जो विलयन इन नियम का पालन करेगा, जो अभी नियम था आपके पास राउल्ट्स का नियम, वो आदर्श विलयन होगा, और जो विलयन इन नियम का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन होगा। अर्थात आप चाहें तो डेफिनेशन में लिख सकते हैं, यहाँ हम भाषा नहीं बोल रहे हैं, कि वैसा विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट नियमानुसार ज्ञात वाष्प दाब के बराबर हो उसे हम आदर्श विलयन कहेंगे, और वैसा विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट नियमानुसार ज्ञात वाष्प दाब के बराबर नहीं हो उसे अनादर्श विलयन कहेंगे। अर्थात आप बोल सकते हैं कि जिसमें डेल पी बराबर हो पी नोट इंटू एक्स, ये आदर्श विलयन कहलाएगा, और जिसमें डेल पी नोट इक्वल टू हो पी नोट इंटू एक्स, वो अनादर्श विलयन कहलाएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक विलयन बनता है, ए को बी में मिलाने से एक सॉल्यूशंस बनकर तैयार होता है। यदि इसके लिए हम बात करें तो इसका पी ए, इसका टोटल प्रेशर बराबर होना चाहिए पी नोट ए इंटू एक्स ए। यदि ऐसा होता है तो ये आदर्श विलयन होगा, और यदि ऐसा नहीं होता है यानी पी ए नोट इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए, तो ये अनादर्श विलयन होगा। उसी प्रकार से सबस्टांस बी के लिए भी आप लिख सकते थे कि पी बी बराबर होना चाहिए पी नोट बी इंटू एक्स बी, तो ये आदर्श विलयन होगा। और यहाँ पर अनादर्श विलयन में पी बी नोट इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, यदि ऐसा सिचुएशन हो गया तो अनादर्श विलयन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये राउल्ट नियम के अनुसार ज्ञात वाष्प दाब है और ये प्रैक्टिकल वाष्प दाब है। तो प्रैक्टिकल वाष्प दाब राउल्ट नियम अनुसार ज्ञात वाष्प दाब के बराबर होगा तो वह आदर्श विलयन कहलाएगा, और यदि प्रैक्टिकल वाष्प दाब राउल्ट नियम के अनुसार ज्ञात वाष्प दाब के बराबर नहीं होगा तो वो अनादर्श विलयन कहलाएगा। अब जब आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन बनता है तो ए और बी को यदि हम मिलाते हैं तो विलयन के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात परिवर्तन जीरो होता है, यानी डेल वी मिक्स बराबर जीरो। कब? आदर्श विलयन के लिए। यदि यही आयतन में परिवर्तन हो जाए मीन्स डेल वी मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब ये अनादर्श विलयन कहलाएगा। फिर से हम हीट के ऊपर आते हैं। इसमें यदि डेल एच मिक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो तो ये आदर्श विलयन कहलाएगा, और यदि आपके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग टू यदि हीट में परिवर्तन हो जाए, एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाए, तो ये अनादर्श विलयन कहलाएगा। साथ ही साथ आदर्श विलयन में ये चीज भी देखना पड़ता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ए एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ बी बी, ये एवरेज फॉर्मेशन में होना चाहिए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉल्यूशन के। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉल्यूशन के जगह आप चाहे तो लिख सकते थे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ए बी, एवरेज फॉर्मेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अनादर्श विलयन में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ए बी
सॉरी ए यानी विलय विलय एवं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ बीबी ये नॉट इक्वल टू होगा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉल्यूशन ए बी के। तो इसमें बराबर नहीं है, इसमें हर एक चीज़ बराबर है। ये चीज़ें आप दोनों में कॉमनली डिस्कस कर पाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स कि ये रॉवल के नियम के प्रति विचलन नहीं दर्शाता है, अर्थात ये राउल्ट के नियम का पालन करता है। हम यहाँ लिख सकते हैं यह रॉवल के नियम के प्रति विचलन नहीं दर्शाता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो यह राउल्ट्स नियम के प्रति विचलन दर्शाता है। अब इन बातों का खंडन किसके जरिए होगा? तो इन बातों का खंडन ग्राफ के जरिए होगा। एक ग्राफ हम लेंगे, तो ग्राफ खींचने के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट हैं ए और बी। तो चलिए इसके ऊपर ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने से पहले कुछ स्थिति मान लेते हैं। माना कि इस विलयन में इसका मोल अंश एक्स ए है, इसका मोल अंश एक्स बी है, साथ ही साथ इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नोट ए है और इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नोट बी है। अब इसके ऊपर हम ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींचने के आफ्टर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में मूल रूप में अंतर कर पाएंगे। तो चलिए अब इसके ऊपर ग्राफ खींचते हैं। आप चाहे तो इसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ग्राफ चलते हैं हम आदर्श विलयन के प्रति और अनादर्श विलयन के प्रति कि ग्राफ क्या होने वाला है। हम पहले ए कंपोनेंट के ऊपर खींचेंगे, फिर बी कंपोनेंट के ऊपर भी ग्राफ खींचेंगे और दोनों का जो मिडिल सॉल्यूशंस आएगा, एवरेज फॉर्मेशन जो आएगा, वो एवरेज फॉर्मेशन कहलाएगा विलयन का ग्राफ। ए प्लस बी इक्वल टू सॉल्यूशन। ये हमने पहले बी के ग्राफ के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। माना कि यहाँ पर एक्स बी का मान 0 है, बी का मोल अंश 0 है और यहाँ पर एक्स बी का मोल अंश 1 है। तो जैसे जैसे हम मोल अंश को बढ़ाते चलेंगे, इधर चलेंगे तो बी का मोल अंश बढ़ेगा, तो जैसे जैसे मोल अंश बढ़ेगा वाष्प दाब भी बढ़ेगा। चलिए हम यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेते हैं। ये हो गया पी बी या पी नोट बी, आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब इस ग्राफ को हम खींचते हैं। जैसे जैसे देखिए एक्स बी का मान बढ़ना है, दाहिना तरफ हम बढ़ रहे हैं तो एक्स बी का भी मान बढ़ रहा है और उसके साथ साथ पी नोट बी का मान भी बढ़ रहा है। तो ये हो गया, अगर आपने बी को विलायक माना तो ये विलायक हो गया। उसी प्रकार से फिर से हम ए के ऊपर ग्राफ करते हैं। माना कि एक्स ए का मान यहाँ 0 है और इस तरफ आएंगे तो एक्स ए का मान बढ़ेगा और यहाँ पर एक्स ए का मान 1 है। इस पर जो ग्राफ आएगा वो पी नोट ए का होगा। अब देखो, अब जैसे जैसे इस बिंदु से बाएं की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक्स ए का मान बढ़ रहा है, एक्स ए का मान बढ़ेगा तो पी नोट ए का मान भी बढ़ेगा। मीन्स मोल अंश वाष्प दाब के समानुपाती होता है, तो मोल अंश बढ़ा तो वाष्प दाब भी बढ़ा। दैट मीन्स ये हो गया पी नोट बी और ये हो गया पी नोट ए। और ये ग्राफ जो अब ग्राफ होने वाला है, ये ग्राफ कहलाएगा पी सॉल्यूशन। आपको पता है पी सॉल्यूशन क्या होने वाला है? पी सॉल्यूशन होने वाला है पी ए प्लस पी बी। अब इमेजिन करिए पी ए और पी बी के जगह आप यूज कर सकते हैं पी नोट ए इंटू एक्स ए और पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये इसका अगर इसको आप पी बी करते हैं और इसको पी ए करते हैं तो ये फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। पी बी के जगह आपको लिखना होगा पी नोट बी इंटू एक्स बी और पी ए के जगह लिखना होगा पी नोट ए इंटू एक्स ए। तो ये ग्राफ हो गया आदर्श विलयन के लिए। आदर्श विलयन का ग्राफ देखिए, आपने बैक क्लास में बैक लेक्चर में देखा राउल्ट नियम का ग्राफ, तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग टू ये ग्राफ है। अब इसी ग्राफ को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और ले चलते हैं अनादर्श विलयन में। जब विलयन अनादर्श हो तब का क्या सिचुएशंस होना है तो उसको देखिए।
एक्स बी यहाँ भी हमने जीरो रखा, पी नोट बी इस पर एक्स बी यहाँ पर 1 हो जाएगा, एक्स ए 0 है, एक्स ए 1 हो जाएगा। अब मिडिल का सिचुएशन तो सेम चलेगा जैसे चलना था, लेकिन ये ग्राफ या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, मतलब इसमें विचलन प्रदर्शित होगा। किस प्रकार से? सो देखिए, अगर यहाँ पे हमने एक्स बी 0 रख लिया और एक्स बी 1 रखा यहाँ, फिर एक्स ए 0 रखा, एक्स ए 1 हो जाएगा यहाँ, मीन्स पी नोट ए ये ग्राफ हमारा कहलाएगा और पी नोट बी ये ग्राफ हमारा कहलाएगा। या आप डायरेक्टली नोट को हटाकर भी आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे नोट नहीं रखे हैं, यहाँ पे हम नोट नहीं रखे, यहाँ पे नोट नहीं रखे, तो स्वतः वर्क होने वाला है। अब सिचुएशंस को देखिए, जैसे इसको चलना चाहिए था राउल्ट नियम के अकॉर्डिंग टू, पहले हम ग्राफ को खींच लेते हैं। ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, ये इसके ऊपर चलना चाहिए था, लेकिन देखा गया कि अनादर्श विलयन में बिल्कुल ऐसा ग्राफ नहीं होता है। ग्राफ में विचलन आता है। क्या विचलन आता है? या तो ये ग्राफ ऊपर की ओर विचलन दर्शाता है, अगर ऊपर की ओर विलय में होगा तो विलायक में भी होगा और विलयन में भी ऊपर की ओर होगा, या ये ग्राफ मूल बिंदु से नीचे की ओर विचलन दर्शाता है, जैसे कि ये यहाँ पे हो रहा है, ये नीचे की ओर विचलन दर्शा दिया तो ये विचलन भी नीचे की ओर हो गया, तो यहाँ पर कहलाएगा पी एस यानी पी ए प्लस पी बी, जबकि ये हमारा कहलाएगा पी बी और ये हमारा कहलाएगा पी ए। सो आप लिख सकते हैं इसके इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये तो रहा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ की बात, जो राउल्ट नियम के अकॉर्डिंग टू खींचा गया। अब इस पर कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं और कुछ एग्जांपल लिखकर प्रयास करते हैं ये सीखने का कि इसका एग्जांपल होगा कैसे। जैसे इथेनॉल जो कि शराब है, इस शराब में अगर हम मिथेनॉल मिलाते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन बनता है। क्या इसके सूत्र से पता चल पाएगा कि इथेनॉल में मिथेनॉल बनाएंगे तो आदर्श विलयन बनेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक प्रैक्टिकल टर्म्स है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को आप सूत्र के जरिए बिल्कुल देखकर नहीं बतला सकते कि ये आदर्श विलयन बनेगा या अनादर्श विलयन बनेगा। उसी प्रकार से जैसे हम बेंजीन में टोल्यून मिला देंगे तो ये भी आदर्श विलयन बनेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके अंतर्गत हैं। अब बात करते हैं इसी इथेनॉल का, हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन में चलते हैं। इथेनॉल में, शराब में हम जल मिलाते हैं। आप अक्सर लोगों को शराब में जल मिलाते हुए, पटियाला पैक बनाते हुए देखते भी हैं, ठीक है। तो अगर आप शराब में जल मिलाइए तो यहाँ आदर्श विलयन नहीं बनना है, यहाँ अनादर्श विलयन बनना है। तो फॉर्मूला को देखकर या कंपोनेंट को देखकर आप बिल्कुल नहीं बता सकते। ये एक प्रैक्टिकल टर्म है। ग्राफ खींचने के बाद या इस पर एनालिसिस अध्ययन करने के उपरांत ही पता चलता है कि ये आदर्श विलयन है या अनादर्श विलयन है। एक दूसरा एग्जाम्पल्स इसके ऊपर हम फिर से लेते हैं। जैसे बेंजीन में हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिक्स करते हैं तो देखा गया कि यह राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात यह भी अनादर्श विलयन है। अब अनादर्श विलयन दो तरह के विचलन को दर्शाता है। ये ऊपर वाला विचलन कहलाता है धनात्मक विचलन, पॉजिटिव विचलन, और नीचे वाला कहलाता है ऋणात्मक विचलन, निगेटिव विचलन। तो फिर से हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि धनात्मक विचलन क्या है और ऋणात्मक विचलन क्या है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन के ऊपर। अनादर्श विलयन का ये दो प्रकार है। अब बारी बारी से इन दोनों टाइप के ऊपर हमें डिस्कस करना। सबसे पहले धनात्मक विचलन वाला विलयन के प्रति और फिर ऋणात्मक विचलन वाला विलयन के प्रति। यहाँ भी डेफिनेशन हम राउल्ट नियम के अकॉर्डिंग टू ही बनाएंगे और यहाँ देखेंगे कि वैसा विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट नियमानुसार ज्ञात वाष्प दाब से अधिक हो उसे धनात्मक विचलन वाला विलयन कहते हैं, और वैसा विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट नियमानुसार ज्ञात वाष्प दाब से कम हो उसे ऋणात्मक विचलन वाला विलयन कहते हैं।
ऑलमोस्ट अगर इसको आप किसी सॉल्यूशन जैसे a+b इक्वल टू एक सॉल्यूशन बन जाता है, इसके ऊपर आप वर्क करोगे तो पी ए का मान अधिक होना चाहिए पी नोट ए इंटू एक्स ए से, एवं पी बी का मान अधिक होना चाहिए पी नोट बी इंटू एक्स बी से। अगर ऐसा सिचुएशन आया तो ये धनात्मक विचलन वाला विलयन हो जाएगा। जबकि जस्ट इसके विपरीत अगर सिचुएशन आया, मतलब पी ए का मान पी नोट ए इंटू एक्स ए से कम या पी बी का मान पी नोट बी इंटू एक्स बी से कम, तो ये ऋणात्मक विचलन वाला विलयन हो जाएगा। बिल्कुल आयतन में भी इसी प्रकार से वर्क होगा कि यदि डेल भी मिक्स का मान 0 से अधिक होगा तो धनात्मक विचलन वाला विलयन होगा, और यदि डेल भी मिक्स का मान 0 से कम होगा तो ये ऋणात्मक विचलन वाला विलयन होगा। मीन्स तीसरा पॉइंट, डेल एच यानी एंथैल्पी का मान अगर 0 से अधिक होगा तो ये धनात्मक विचलन दर्शाएगा, और यदि एंथैल्पी का मान 0 से कम होगा तो ये ऋणात्मक विचलन वाला विलयन होगा। साथ ही साथ यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में भी देखा जाता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ए एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ बी इसका मान अधिक होता है किससे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ए बी से। बिलियन के पार्टिकल्स के कणों के बीच या बिलियन के पार्टिकल्स के बीच लगने वाला अन्य अंतराण्विक आकर्षण बल का मान उसके अवयव के अन्य अंतराण्विक आकर्षण बल के मान से कम होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें भी चलता है, यानी इसमें अधिक हो जाएगा बिलियन वाला, अर्थात अवयव वाला कम होगा। दैट मीन्स इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ए एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ बी इसका मान कम होगा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ए बी से। साथ ही साथ ये टर्म्स भी इसमें देखा जाता है कि यह रावल नियम के प्रति धनात्मक विचलन दर्शाता है, धनात्मक विचलन दर्शाता है। हर एक चीज़ इसका पॉजिटिव होता है, जबकि यह रावल के नियम के प्रति ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। इसका ग्राफ नीचे की ओर जाता है और इसका ग्राफ ऊपर की ओर जाता है। अब टर्म्स के अकॉर्डिंग टू इसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा ग्राफ बनाकर, और साथ ही साथ देखना पड़ेगा इसके ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के ऊपर भी कि कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होगा और कौन सा प्रक्रम ऊष्माशोषी होगा। तो धनात्मक विचलन वाला विलयन, ये प्रोसेस धनात्मक विचलन वाला विलयन ये कहलाएगा ऊष्माशोषी, जबकि ये प्रोसेस इसका होता है ऊष्माक्षेपी। और अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो आपने देखा था कि अनादर्श विलयन का ग्राफ एक बार ऊपर की तरफ डेविएटेड हुआ था और एक बार नीचे की तरफ डेविएटेड हुआ था। तो यदि आप धनात्मक विचलन वाला विलयन का ग्राफ खींचना चाहें तो अपर डेविएशन में आप ग्राफ खींच देंगे, और ऋणात्मक विचलन वाला विलयन का ग्राफ खींचना चाहें तो लोअर डेविएशन में आप ग्राफ को खींच सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे धनात्मक विचलन वाला विलयन का और ऋणात्मक विचलन वाला विलयन का। जैसे आपने देखा था धनात्मक विचलन वाला विलयन में एक एग्जाम्पल आया था इथेनॉल यानी शराब। शराब में अगर हम जल मिला दें तो देखा गया कि इसका विचलन धनात्मक होता है, या इसी शराब में एसीटोन मिलाया गया फिर भी देखा गया इसका विचलन धनात्मक होता है। तो ऐसे बहुत सारे विचलन हैं जो पॉजिटिव डेविएटेड होते हैं, ETC हम लिख लेते हैं। उसी प्रकार से ऋणात्मक विचलन वाला में भी बहुत सारा सॉल्यूशन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं। क्लोरोफॉर्म एक बेहोशी कारक लिक्विड है जिसका सूत्र CH Cl3 होता है, और अगर इस क्लोरोफॉर्म में हम एसीटोन मिला दें तो इसका विचलन ऋणात्मक हो जाता है, यानी इसका वाष्प दाब राउल्ट नियम के अनुसार ज्ञात वाष्प दाब से कम हो जाता है। जबकि इसी क्लोरोफॉर्म में हम बेंजीन मिला दें फिर भी देखा गया कि ये ऋणात्मक विचलन वाला विलयन का निर्माण करता है। तो धनात्मक विचलन वाला विलयन या ऋणात्मक विचलन वाला विलयन या आदर्श विलयन, इन तीनों का पहचान एक प्रैक्टिकल टर्म्स है। तो बिना प्रैक्टिकल के जरिए आप इसे कर नहीं सकते। तो कुछ एग्जांपल्स जो NCERT बेस्ड है उसे
ध्यान में रखना है। आप इस वीडियो को देखिए, सीखिए, जहाँ प्रॉब्लम्स हो कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि उसके सॉल्यूशंस को किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।